गाइडलाइंस तय होती हैं उसमें उद्योग व्यापार जगत की, वैसे तो आम आदमी की भी, बहुत सारे विशेषज्ञ उसमें रहते हैं आप लोग सरकारी सिस्टम में, लेकिन उसके अलावा उद्योग व्यापार जगत को खास तौर पर उनकी सहूलियत और इस नज़रिए से कि दो वे वो ऐसी भोग चुके हैं जिसमें पूरी तरह चौपट हो गए थे, धंधे बर्बाद हो गए थे। इस बार मुख्यमंत्री जी ने पहले जो ही ये कहा, जिस दिन ये कहा कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी और लोग ये समझा भी जा सकता है कि अगर लापरवाही हुई और हालात अगर बिगड़ते हैं तो लॉकडाउन ही लगाना पड़ेगा, लेकिन ये कहना ही अपने आप में लोगों को आश्वस्त कर गया। ये थोड़ा सा और ओपन होना चाहिए, थोड़ा सा और यूँ समझिए कि ये सामूहिक होना चाहिए। चौधरी साहब। जेपी शर्मा जी, निश्चित रूप से आपने और राघव जी ने जो बात कही है, निश्चित रूप से एक संवेदनशील सरकार से अपेक्षा की जाती है और मैं इनकी बात को धन्यवाद देता हूं क्योंकि वो राजस्थान सरकार से इस बात को उम्मीद रखते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इतनी संवेदनशीलता के साथ में, चाहे पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, 550 से ज्यादा वीसी की और उन वीसी में सभी तरीके की जो सेंटर से उनसे संवाद किया और उसके साथ में संवाद करने के बाद में ही उन्होंने बहुत से निर्णय लिए। अभी जो लेटेस्ट में उन्होंने वीसी की थी उसमें प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे, उसके ऊपर ओपन वीसी की ओपन प्लेटफॉर्म था। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कोई भी नहीं चाहता अपने उद्योग धंधों को, अपने राज्य की इकाइयों को, लोगों के रोजगार को बंद करना, लेकिन लोगों का जीवन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जानते हैं कि दिल्ली में आज 20% इन्फेक्शन की रेट बढ़ी हुई है, तमिलनाडु लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, केरल के अंदर डेथ टोल्स बढ़ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जो चुनौतियां आ रही है, अगर राजस्थान के अंदर लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनी आदत में नहीं लेके आए, अगर हम सब लोग मिलकर इस मुहिम में नई लड़ाई लड़ पाएंगे तो मुझे लगता है ना हम लोगों का जीवन बचा पाएंगे, ना ही हम लोगों को व्यापार बचा पाएंगे। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, किस प्रकार से हम वैक्सीनेशन के लिए हमारे लोगों को प्रमोट करें, जिसने सेकंड डोज नहीं लिया उसको कहें, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उसको किस प्रकार से हम बूस्टर प्रिकॉशन डोज दे पाए, हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है। सेंटर्स पे हमारे हेल्थ वर्कर्स बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, एक एक दिन में नए आयाम छू रहे हैं। इसलिए हम सब मिलके, मुझे लगता है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, हम सब मिलके लड़ेंगे, कोरोना को हराएंगे। लेकिन हम किसी एक दूसरे पे छोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, नहीं, ये सही बात है, ये आदर्श परिस्थितियों की बात है और सही है चौधरी साहब। राजस्थान का कोविड मैनेजमेंट राजस्थान का केंद्र ने भी सराहा था, वो नहीं है बात ये है जो धीरेन्द्र राघव ने कही, बहुत व्यावहारिक बात कही। ये बात सही है कि वीसी ओपन थी और उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, लाखों लोग जुड़े होंगे, उनमें से डायलॉग कितने लोगों से हो पाया वो देखने की बात है। दूसरी बात ये है, पर्टिकुलर इन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे धीरेन्द्र राघव बताएं और तफसील में बताएंगे, कि आप नाइट क्लब अगर बंद करते हैं, आप होटल और रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं, आप उसके साथ 8 बजे बाद आप व्यापार को, दुकानों को बंद कर देते हैं। 8 बजे बाद सर्दी में वैसे ही लोग नहीं जाते दुकानों पे। 8 बजे बाद जो व्यापारी 8 बजे दुकान बंद करेगा वो शहर के दूसरे छोर तक पहुँचते पहुँचते उसको 1 घंटा लग जाएगा, उसको रास्ते में पुलिस वाले रोकेंगे, 1 घंटे पहले उसको दुकान बंद करनी पड़ेगी। ये सारी इम्प्रैक्टिकल चीज़ें और बता रहे हैं धीरेन्द्र राघव, बोलिए जी। मेरा राजस्थान सरकार से एक ये निवेदन है कि एक तरफ तो राजस्थान सरकार इन्वेस्टमेंट राजस्थान के नाम पे इस तरह के फंक्शन करके और उद्योगपतियों को प्रभावित करने का कार्य कर रही है, दूसरी तरफ जो उद्योगपति ऑलरेडी राजस्थान में निवेशक हैं और जिनकी इकाइयाँ चल रही है उनको किसी तरह का एक सहयोग दे, जैसे कोविड के रूप में कोई ऐसा सहयोग दे, जिस तरह के कोई टैक्स माफ किए जाए या कोई ऐसे सहयोग दिया जाए जिससे व्यापारी जो पिछले 2 लहरों में जो मर गया था, व्यापार व्यवस्था चरमरा गई थी, उसको सपोर्ट दे, न कि नए इन्वेस्टरों को लाने के लिए इन्वेस्टर मीटिंग के नाम पे हजारों करोड़ रुपए के जो खर्चे हो रहे हैं, पूरी प्रशासन उसमें लगा हुआ है, वो भी होना चाहिए। लेकिन साथ में जो व्यापार, उद्योग धंधे, व्यापारी जो ऑलरेडी यहाँ पे स्टेब्लिश है उनको सरकार सहयोग दे। और कोविड का प्रोटोकॉल और उसमें हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार से अलग नहीं है। हम भी जानते हैं कि व्यापार से ज्यादा जान जरूरी है, लेकिन जान के साथ व्यापार भी उतना ही जरूरी है राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, तीसरी लहर अभी गनीमत है कि तीसरी लहर में स्थितियां उस तरह की नहीं है जैसी दूसरी लहर में, पहली लहर में थी। सुरेश गर्ग साहब, और इंतजामात हैं, वैक्सीन बन गई है, लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं और अभी तक बहुत चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि चिंता की जानी चाहिए और बेपरवाह नहीं हुआ जाना चाहिए, लापरवाह नहीं हुआ जाना चाहिए। लेकिन सुरेश गर्ग साहब, पिछली बार शिकायत आपको थी कि साहब केंद्र सरकार इसको जो बेहतर से बेहतर तरीका हो सकता है डील कर रही है, लेकिन राज्य सरकारें राजनीति कर रही हैं। इस बार अभी से आपकी पार्टी की तरफ से सरकार पर हमला बोला जाना शुरू हो गया, ये राजनीति नहीं है क्या गर्ग साहब? देखिए, राजनीति की बात नहीं है। आज देश के अंदर 152 करोड़ 90 लाख डोज लग चुकी है, राजस्थान उसमें 9वें स्थान पर है। जब राजस्थान किसी टाइम पे तीसरे नंबर पे हुआ करता था, आज 9वें स्थान पर राजस्थान है। तो कहीं न कहीं, क्योंकि जब डोज चालू हुई थी तब इन्होंने घोषणा की थी राजस्थान सरकार ने कि साहब 31 दिसंबर तक
सिंगल डोज 100% लग जाएगी, लेकिन अभी तक सिंगल डोज 100% लगी नहीं है, जबकि इन्होंने 31 दिसंबर तक का घोषणा की थी। और जो ये चीजें आप जो कागजों में ये देते हैं ना कि हमने ये चीज कर दिया और हमने ये चीज कर दिया, जबकि उसकी वास्तविकता परे से है। जैसे आज इनके पास इन्होंने कहता है कि साहब हमने चिरंजीवी योजना लागू कर रखी है राजस्थान के अंदर। चिरंजीवी योजना की जेपी शर्मा जी ये स्थिति है कि राजस्थान के जो टॉप हॉस्पिटल्स है उसमें चिरंजीवी योजना लागू नहीं है। अगर चिरंजीवी योजना में आपने 800 रुपए का प्रीमियम लेके अगर वो चिरंजीवी योजना चालू की है तो हर व्यक्ति की जिसने इंश्योरेंस किया उसको फैसिलिटी अस्पताल में मिलनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में मैं जयपुर के अंदर बता दूं, जयपुर के टॉप 10 हॉस्पिटल से उसके अंदर चिरंजीवी योजना नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कागजों के अंदर तो बहुत कुछ घोषणाएं कर देते हैं कि हमने ये चीज कर दी है, हमने ये चीज की है, किसानों के ऋण माफ कर दिए, हमने वो चीज कर दी है, लेकिन धरातल पे वो चीज नहीं आती है। इसलिए अब इन्होंने कहा कि साहब हमने तो नाइट कर्फ्यू हटाया ही नहीं। अरे भाई, जब तुमने नाइट कर्फ्यू नहीं हटाया था तो फिर जनता क्यों रात के अंदर घूम रही है? क्यों नहीं? आप आज भी अगर आपको देखा जाए तो सड़कों पर रात को आपको जनता मिल ही जाएगी, कहीं पर भी स्टिकनेस नहीं है। स्टिकनेस नहीं होने की वजह से कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन इतना खतरनाक वेरिएंट है कि उसका जो वो 6 गुना ज्यादा है। हालांकि वो खतरनाक सीरियस नहीं करता है, लेकिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सख्ती है वो बरतनी चाहिए जिससे कि कोरोना के केसेस कम आए। और जो ये कागजों में जो दिखावा कर रहे हैं ना कि साहब हमने ये चिरंजीवी योजना लागू कर दिए या हमने इंटरेस्ट की सब्सिडी दे दी है, जबकि रियलिटी में न तो व्यापारी को उससे कोई फायदा हो रहा है। क्योंकि आज आप राजस्थान में कोई भी स्कीम लाते हैं तो उसको धरातल पे लाना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट करने से कुछ भी नहीं होता है। आज व्यापारी को कोई फायदा नहीं हो रहा है कि उनको अगर इंटरेस्ट की सब्सिडी मिल रही है या नया इंस्टॉलमेंट मिल रहा है तो उससे है, तो किसी चीज का कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी चीज लाए उसको धरातल पर एग्जीक्यूट करें, कागजों से कोई काम नहीं चलेगा। ठीक है, समय चूंकि कम बचा है। चौधरी साहब देखिए, और बातें तो आपकी राजनीतिक हो सकती हैं आपस में, लेकिन एक वैलिड पॉइंट है, जैसे बड़े स्कूल्स किसी को कुछ नहीं समझते, वैसे ही बड़े हॉस्पिटल भी ये सच्चाई है कि किसी को कुछ नहीं समझते, क्योंकि लाट साहब भर्ती होते हैं वहाँ, उनके खुद के कनेक्शन इतने स्ट्रांग होते हैं, उनको पता छोटी मोटी अथॉरिटीज़ की कोई परवाह नहीं होती। और ये सच्चाई है कि बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो छोटे लोगों को तो कम से कम बाहर से रवाना कर देते हैं। इस पर तो ध्यान दिया ही जाना चाहिए। डॉक्टर एम के गुप्ता, आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूँ। डॉक्टर एम के गुप्ता, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ना? हाँ, तो जैसे डॉक्टर साहब हमने जो ये स्लोगन लगे देखते हैं ना, कहीं यहाँ थूकना मना है और इसका इसी तरह से धूम्रपान ना करें, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इनका जितना असर पड़ता है आम आदमी पे उतना ही असर 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी जैसे नारों का अब रह गया है लोगों पर। ये जो लापरवाही है, बेपरवाही है, जिसकी वजह से हमने आज इस बहस का शीर्षक ही रखा है डरना जरूरी है। इस बेपरवाही से, इस लापरवाही से डरना जरूरी है। इस मानव व्यवहार को कैसे समझें?